क्या आप हमेशा एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं? क्या आप हमेशा अच्छा और एनर्जेटिक महसूस करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका यह पोस्चर हमेशा अच्छा, इरेक्ट और अपराइट फॉर्म में रहे? आप हमेशा इस तरह सीना तान के चलें, आपको कभी कमर दर्द, बदन दर्द की शिकायत ना हो, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी और फिजिक हमेशा डायनेमिक बना रहे? तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक यूनिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपकी फिजिकल हेल्थ से तो जुड़ा है ही, साथ ही साथ यह आपके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, कहने का मतलब आपकी ओवरऑल हेल्थ के सारे पैरामीटर, सारे आयामों को टच करता है। सो ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हम आज के अपने इस वीडियो में मसल ऑफ द सोल के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में पूरे लास्ट तक, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे, मसल ऑफ द सोल पे। यहाँ पर हमारी बॉडी की सोअस मसल को हम मसल ऑफ द सोल बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हमारी इस सोअस मसल की इमेज देख लीजिए, इसकी लोकेशन देख लीजिए कि कहाँ पर यह हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। हमारी इस सोअस मसल को मसल ऑफ द सोल बोलने के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं और यूनिक बात यहाँ पर यह है कि ये जो कई सारे रीजंस है आपस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए, हमारी सोअस मसल को क्यों मसल ऑफ द सोल बोलते हैं, इसको समझने के लिए हमको कई सारी और भी चीजें समझनी पड़ेंगी, उन सब के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि हमारा रेप्टिलियन ब्रेन क्या होता है, हमारी किडनी क्या फंक्शन करती है, एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है, क्या फंक्शन करता है, डायफ्राम क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, हमारी सोअस मसल की लोकेशन क्या होती है, इसके एक्शन क्या होते हैं, इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं, क्या स्टिमुलस होते हैं, क्या कनेक्टर होते हैं, इन सब के बारे में हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। तब जाके आपको मालूम चलेगा क्यों हमारी इस सोअस मसल को हम मसल ऑफ द सोल बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने इस रेप्टिलियन ब्रेन के बारे में समझेंगे। रेप्टिलियन ब्रेन क्या होता है? तो जैसे हमारी ये धरती है, इस पे जब जीवन स्टार्ट हुआ तो पहले कौन थे? पहले डायनासोर थे। डायनासोर किस कैटेगरी में आते हैं? रेप्टाइल बोलते हैं। रेप्टाइल कहने का सिंपल से मतलब होता है ऐसे जानवर जो रेंगते हैं, जो अंडे देते हैं। तो यहाँ पर जो डायनासोर होते थे वो अंडे देते थे, वो रेंगते थे, तो इनको रेप्टाइल कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, फिर जैसे जैसे इस धरती पे जीवन आगे बढ़ा तो मैमल्स आए। मैमल्स कहने का मतलब ऐसे जानवर जो बच्चे देते हैं, जैसे शेर, चीता, बंदर, भालू, ये सब मैमल्स हैं। हम लोग भी मैमल्स होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी बच्चे होते हैं। ठीक है, बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, तो इन सबको मैमल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और फिर जैसे जैसे इस धरती में जीवन आगे बढ़ता गया, नई नई जनरेशन, नई नई स्पीसीज आती गई, तो उनका जो दिमाग है उसके भी डेवलपमेंट होता गया, उसकी भी ग्रोथ होती गई, उसका भी इवोल्यूशन होता गया, विकास होता गया। अब जो ब्रेन है, आज की जनरेशन का जो ब्रेन है, वो लॉजिकल थिंकिंग पे है, नई नई लैंग्वेजेस सीख सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी सीख सकता है, नई नई चीज़ें बना सकता है और न जाने कितना कुछ कर सकता है। तो जो चीज़ यहाँ पर आपको समझने लायक वो यह है कि जब हमारी धरती पे जीवन स्टार्ट हुआ, मतलब जो डायनासोर का ब्रेन था और जो आज हमारी धरती पे जीवन है, कहने का मतलब जो आज हमारे पास ब्रेन है, उसका जो डेवलपमेंट होता गया, मतलब इस डायनासोर से और हमारे तक आते आते जो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता गया, विकास होता गया, जो हमारे ब्रेन का इवोल्यूशन हो गया, तो इस जब टोटल सबको पढ़ेंगे हम तो हम इसको बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पर हमारे इस डायनासोर से लेकर हमारे बॉडी तक पहुँचते तक हमारे ब्रेन 3 जनरेशन से होकर गुजरा। हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे ब्रेन में 3 पार्ट है। हमारे ब्रेन ने, जो हमारे इस ब्रेन का डेवलपमेंट है, उसने 3 स्टेज देखे हैं और वह 3 स्टेज होते हैं। पहला रेप्टिलियन ब्रेन, इसको हम ओल्ड ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा लिम्बिक ब्रेन, इस लिम्बिक ब्रेन को हम मिडिल ब्रेन भी बोलते हैं। और तीसरा आता है नियोकॉर्टेक्स ब्रेन, इसको हम न्यू ब्रेन भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे जो हमारा ब्रेन है वह 3 स्टेज से गुजरा है। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट रेप्टिलियन ब्रेन जो बहुत पुराना है, जो ओल्डेस्ट है और जो सबसे अंदर प्रेजेंट है। दूसरा लिम्बिक ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन को हम मिडिल ब्रेन भी बोलते हैं। और तीसरा आता है नियोकॉर्टेक्स ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स ब्रेन को हम न्यू ब्रेन भी बोलते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो हमारा यह ब्रेन है, ये 3 स्टेज से गुजरा है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक सबसे पुराना, फिर बीच में और नया। ठीक है, आप इसकी एक दूसरी इमेज देख सकते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट ब्रेन है, जो सबसे अंदर प्रेजेंट है, वह है रेप्टिलियन ब्रेन। ठीक है, यह ओल्ड ब्रेन है। फिर उसके ऊपर आया लिम्बिक ब्रेन जो कि है मिडिल ब्रेन, जो आपको मिडिल में दिख रहा है ऑरेंज कलर से। फिर उसके ऊपर आया तीसरा न्यू ब्रेन, जो हमारा न्यू कॉर्टेक्स ब्रेन है, वह न्यू ब्रेन हमारा जो येलो कलर से इंडिकेट किया है। तो इस तरह से हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ वह 3 पार्ट्स में हुआ है, 3 स्टेजेस में हुआ है। और इस इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन को बड़े अच्छे तरीके से एक न्यूरो साइंटिस्ट पॉल डी मैकली ने अपनी ब्रेन थ्योरी में बताया है। और यहाँ पर मैं आपको एक और फैक्ट बात बता दूं, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वह इस
स्ट्रॉइन ब्रेन थ्योरी को यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के लिए, ताकि वह लोगों के दिमाग में अपने प्रोडक्ट के प्रति एक अट्रैक्शन पैदा कर सके। तो चलिए जल्दी से हम अपनी स्ट्रॉइन ब्रेन थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं उसमें होता क्या है और क्या क्या ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर जो ये रेप्टिलियन ब्रेन होता है ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रेन होता है। जो डायनासोर का ब्रेन था वो उसकी तरह ब्रेन होता है, वह कैसे सोचते हैं वही यह रेप्टिलियन ब्रेन सोचता है। यहाँ पर जो हमारा ये रेप्टिलियन ब्रेन होता है ये हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब जो बहुत ज़रूरी फंक्शंस है हमारे बॉडी के लिए उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ हमारा यह रेप्टिलियन ब्रेन हमारे इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करता है, हमारे इंट्यूशंस को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको पता चल जाता है कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है वही करते हैं और वह सही भी हो जाता है। तो ये इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ये इंट्यूशंस होते हैं और यह आता है हमारे रेप्टिलियन ब्रेन से। और जो सबसे ज़रूरी फंक्शन हमारा यह रेप्टिलियन ब्रेन करता है वह होता है क्राइसिस मैनेजमेंट। कहने का मतलब जब आपकी जान पे बन आती है तो आपका यह दिमाग एक्टिवेट होता है, यह दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है हमारी बॉडी को ये परफॉर्म करो वो परफॉर्म करो, इसलिए हम इसको सर्वाइवल ब्रेन भी बोलते हैं। जो हमारी धरती में पहले डायनासोर प्रेजेंट थे, जो रेप्टाइल्स प्रेजेंट थे, उनका दिमाग भी इसी तरह से काम करता था। उनका दिमाग भी बस यही सोचता था कि जिंदा कैसे रहा जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑब्जेक्ट को जब देखते थे, किसी चीज़ को जब वो देखते थे तो उनके दिमाग में बस दो ही क्वेश्चन आते थे, क्या इस चीज़ से मुझको खतरा है या नहीं है। और इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जो डायनासोर का ब्रेन होता था वह यही आंसर देता था कि अगर इस चीज से खतरा है तो या तो इस चीज को ही खत्म कर दो या तो फिर यहां से भाग जाओ। और इसी रिस्पांस को हम बोलते हैं फ्लाइट और फाइट। फ्लाइट कहने का मतलब वहां से निकल जाओ, भाग जाओ, दूर चले जाओ, और फाइट मतलब उस चीज से लड़ो, भिड़ जाओ। और इस फ्लाइट और फाइट रिस्पांस के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, कैसे हमारी सोवस मसल इस फ्लाइट और फाइट रिस्पांस पे एक्ट करती है, काम करती है और बिहेव करती है। तो अभी तक आपने जान लिया कि जो हमारा यह रेप्टिलियन ब्रेन होता है यह एक क्राइसिस ब्रेन है, एक सर्वाइवल ब्रेन है। कहने का मतलब जब आपके जान पर बनाती है तभी ये एक्टिवेट होता है, तभी यह बड़े इफेक्टिवली से काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने शेर आ गया ना तो आप क्या करोगे उसके रिस्पांस में, तब वहाँ पर जो आपका दिमाग काम करता है वह रेप्टिलियन ब्रेन होता है। आप रेप्टिलियन ब्रेन से ही उस वक्त सोचते हैं, या तो आप शेर से अगर बहुत ताकतवर हो तो लड़ोगे या तो फिर भाग जाओगे। तो ज़्यादातर लोग दूसरा ही ऑप्शन बताएंगे ना, भागेंगे ही, क्योंकि आज के लोगों को पता है कि शेर से भिड़े तो वो चीर फाड़ देगा, इससे अच्छा है कि भाग लो, अपनी जान बचाएं, हम सर्वाइव करें। तो यहाँ पर जो आपका रेप्टिलियन ब्रेन होता है वह इस तरह का ही रेस्पॉन्स देता है आपको, फ्लाइट और फाइट, लड़ो या भागो। अब आता है दूसरा पार्ट हमारे ब्रेन का जो कि है लिम्बिक ब्रेन। लिम्बिक ब्रेन हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे जजमेंट्स को कंट्रोल करता है। जो इस धरती में मैमल्स आए उनमें यह लिम्बिक ब्रेन प्रेजेंट होता है, उनमें यह लिम्बिक ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वह ज़्यादा तरीके से हुआ, ज़्यादा लंबे तरीके से हुआ, इसलिए उनके अंदर जो भावनाएं होती हैं वो ज़्यादा हुई, इसलिए इसको इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं या मैमेलियन ब्रेन भी बोलते हैं। जो आपके अंदर इमोशंस आते हैं वो इस ब्रेन से आते हैं। इस ब्रेन में अंडरस्टैंडिंग कम होती है, मतलब जब अगर आप इस ब्रेन से सोचते हैं तो आपके अंदर समझदारी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप प्यार मोहब्बत में होते हैं तो हमारा ये लिम्बिक ब्रेन काम होता है, तो इसलिए बोलते हैं ना वहाँ पर कि प्यार अंधा होता है, वहाँ पे समझदारी ख़त्म हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर लोग इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, और आपके सारे इमोशंस को हमारा यह लिम्बिक ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हमारा यह लिम्बिक ब्रेन आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। किसी सिचुएशन में आप इमोशनली कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे उस चीज़ को, उस सिचुएशन को इमोशनली डील करते हैं, इस चीज़ को हमारा यह लिम्बिक ब्रेन कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी माँ का बच्चा शेर के सामने गिर गया, अब वहां पर मां यह नहीं सोचेगी कि मुझे अपनी रक्षा पहले करनी चाहिए, मुझे शेर खा जाएगा, मुझे भाग जाना चाहिए, अपने बच्चे को जाने दो, मरने दो। तो वहां पर मां क्या सोचेगी कि मुझे पहले अपने बच्चे को बचाना है, क्योंकि वहां पर मां का उस बच्चे से एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो वहां पर उसके इमोशंस जागेंगे, उसका बिहेवियर जागेगा, वहां पर उस माँ का लिम्बिक ब्रेन काम करता है कि मुझे इस बच्चे को बचाना है, मुझे अपनी परवाह नहीं करनी, अपने सर्वाइवल पर ध्यान नहीं देना, मुझे इस बच्चे को बचाना है क्योंकि यह बच्चा मेरा है। वहां पर इमोशंस जुड़े होते हैं। तो वहां पर ऐसी सिचुएशंस में वह माँ किसी भी हद तक गुजर सकती है कि उस अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के सामने ना आए, भले वो शेर उसको खा जाए, वो अपने सर्वाइवल पे नहीं सोचेगी। तो यहाँ पर क्या हो, एक इमोशंस इन्वॉल्व हो गए। तो जब भी एक इमोशनल सिचुएशन आती है तो वहाँ पर आपका
लिम्बिक ब्रेन काम करता है। आप लिम्बिक ब्रेन से अपने डिसीजन लेते हैं और आपके इस लिम्बिक ब्रेन का फायदा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बहुत उठाती हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा इमोशनल सा एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा दिया गया, आप बड़े इमोशनल हो गए, भावुक हो गए और आप जाके उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लेते हो, है ना। तो इस तरह से आपके साथ होता है कि नहीं? आप खुद सोचो, आपने कौन सा एडवर्टाइजमेंट देख के आप इमोशन में आके उस प्रोडक्ट को खरीदा है और उस प्रोडक्ट को जब हम यूज़ करते हैं, देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो फिर लगता है यार इस एडवर्टाइजमेंट ने तो हमारा काट दिया। और जो तीसरा पार्ट है हमारे ब्रेन का वह होता है नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन क्या होता है? यह सबसे लेटेस्ट ब्रेन है, यह नया ब्रेन है, न्यू ब्रेन है। जो आज की जनरेशन आ रही है उनमें यह नियोकॉर्टेक्स का जो पार्ट है हमारे ब्रेन का वो ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। आज की जनरेशन किस तरह से लॉजिकल थिंकिंग पे रहती है, रीजनिंग थिंकिंग पे रहती है, उनका थॉट्स अच्छा है, इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है, उनका जो कॉन्शियसनेस है वो ज़्यादा है, वो इमोशंस की तरफ ज़्यादा नहीं जाते, वो लॉजिक की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो चाहते हैं, वो हर चीज़ का रीज़न चाहते हैं, वो हर चीज़ का एक आंसर चाहते हैं, कॉन्क्रीट आंसर चाहते हैं कि मुझे अगर ये चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर मैं ये खरीदूँ तो क्यों खरीदूँ, अगर मैं ये बिहेवियर करूँ तो मैं क्यों करूँ, अगर मैं पढ़ूँ तो क्यों पढ़ूँ, अगर मैं ये वीडियो देखूँ तो क्यों देखूँ, मुझे इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर एक लॉजिक इन्वॉल्व हो जाता है हमेशा। तो हमको हमारा ये नियोकॉर्टेक्स ब्रेन एक लॉजिकल थिंकिंग देता है, इसलिए हम इसको थिंकिंग ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी मैच्योरिटी है, जो हमको किसी चीज़ को परखने का एक क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, तभी तो आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो में अभी तक आपने जाना कि हमारा जो यह ब्रेन होता है इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं, कैसी प्रॉपर्टी होती है। जो हमारा पुराना ब्रेन है वो हमको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देता है, सर्वाइवल ब्रेन है, हमको किसी मुसीबत वाली घड़ी में कैसे काम करना है वो सिखाता है। दूसरा हमारा लिम्बिक ब्रेन होता है, वो एक इमोशनल ब्रेन है, इमोशनल वाली सिचुएशन से कैसे निपटना है वहाँ पर हमारा लिम्बिक ब्रेन एक्टिवेट रहता है। और वहीं तीसरा जो ब्रेन है थिंकिंग ब्रेन, जो हमारा नियोकॉर्टेक्स ब्रेन है, वो हमको लॉजिकल थिंकिंग सिखाता है। अब यहाँ पर जो एक चीज़ आपको नोट डाउन करने लायक है वह यह है कि जो आपका ब्रेन होता है वह हमारे टोटल बॉडी मास का सिर्फ 2% होता है। कहने का मतलब जितना वेट हमारे दिमाग का है वह सिर्फ 2% है हमारे बॉडी वेट का, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ब्रेन होता है वह 20% एनर्जी कंज्यूम कर लेता है हमारे बॉडी की। कहने का मतलब जो आपके बॉडी में टोटल एनर्जी है उसका 20% हमारा ब्रेन यूज़ कर लेता है और बाकी 80% से हमारी पूरी बॉडी चलती है। सो 2% का जो हिस्सा है वह 20% एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और जो बाकी 98% की हमारी बॉडी है वो 80% एनर्जी में काम करती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो ब्रेन होता है ये तो बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये एनर्जी वेस्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो आपका ब्रेन होता है वह स्मार्टेस्ट मशीन है। यहाँ पर हमारा ब्रेन उतनी ही एनर्जी यूज़ करता है जितनी उसको चाहिए होती है, ठीक है। तो यह क्या करता है इसके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन के 3 पार्ट हैं और ये तीनों पार्ट अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। एक सर्वाइवल का ब्रेन है, एक इमोशनल ब्रेन है और एक थिंकिंग ब्रेन है, ठीक है। 3 अलग अलग पार्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हमारे ब्रेन को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हमारा ब्रेन सिर्फ उसी पार्ट को एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके जान पे बनाई है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे रेप्टिलियन पार्ट को ही एक्टिवेट करेगा, हमारे रेप्टिलियन ब्रेन को ही एक्टिवेट करेगा ताकि आप उस चीज़ से निपट सको। और बाकी जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है, थिंकिंग ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, कहने का मतलब लिम्बिक ब्रेन और नियोकॉर्टेक्स ब्रेन, वहाँ पर हमारा ब्रेन एनर्जी को नहीं भेजेगा, वहाँ से कुछ नहीं सोचेगा, जो भी सोचना है वो रेप्टिलियन पार्ट से ही सोचेगा। और वहीं अगर आपको कोई एक इमोशनल डिसीजन लेना है तो आपका ब्रेन सिर्फ आपके इमोशनल ब्रेन को ही एक्टिवेट करेगा, कहने का मतलब आपके लिम्बिक पार्ट को ही एक्टिवेट करेगा, वहीं पे एनर्जी लगाएगा। बाकी जो पार्ट हैं नियोकॉर्टेक्स पार्ट और रेप्टिलियन पार्ट वो शट डाउन रहेंगे, उससे काम नहीं लेगा, वहाँ पर एनर्जी नहीं जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा यह ब्रेन होता है बहुत स्मार्टेस्ट मशीन होता है, हमारे बॉडी की एनर्जी को बड़े अच्छे से यूटिलाइज करता है, यह उसको वेस्ट नहीं होने देता। तो अभी तक आपने वीडियो में जाना कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वह क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्या कनेक्शन होता है हमारे इस ब्रेन का हमारे इस सोवास मसल के साथ, और जो प्रॉब्लम्स मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताई उनके साथ क्या कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो हमारी यह सोवास मसल होती है यह डायरेक्टली जुड़ी होती है हमारे रेप्टिलियन ब्रेन से। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी आपकी यह सोवास मसल वीक होगी, कमज़ोर होगी, टाइट होगी, शॉर्ट एंड होगी, छोटी होगी, सिकुड़ जाएगी, तो इसका सिग्नल जाता है आपके
रेप्टिलियन ब्रेन को। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा यह रेप्टिलियन ब्रेन होता है यह हमारा एक सर्वाइवल ब्रेन है, एक क्राइसिस ब्रेन है। कहने का मतलब जो भी सिग्नल हमारे रेप्टिलियन ब्रेन को आते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जब भी आपकी जान पर बनाई होती है तब यह सिग्नल पहुंचता है। जब भी आपके बॉडी के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके ऊपर कोई खतरा होता है तो यह सिग्नल आपके रेप्टिलियन ब्रेन को जाता है। जब भी आपके एक सर्वाइवल पे बात आ जाती है, जान पे बात आ जाती है, तब यह सिग्नल आपके रेप्टिलियन ब्रेन को जाता है। और इस सिग्नल के रेस्पॉन्स में हमारा रेप्टिलियन ब्रेन एक्ट करता है और सिग्नल भेजता है हमारे ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी पार्ट्स को, हमारे ग्लैंड्स को कि कुछ एक्शन लो भाई, और जल्दी से एक्शन लो, क्विक एक्शन लो। और जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सिग्नल्स होते हैं यह हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। हमारे बॉडी में दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपका ब्रेन आता है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है, और हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर जो आपकी नर्व्स होती हैं वो आती हैं। यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके बॉडी में सिग्नल आपके दिमाग तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंसरी न्यूरॉन्स के एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो जो आपके आई हो गया, जो आपका ईयर हो गया, जो आपका टंग हो गया, जो आपका ये नोज हो गया, स्मेल जो आप कर सकते हैं, जो आपका स्किन में जो टच कर सकते हैं आप, टच को जो फीलिंग है ये सब आपके एक सेंसरी न्यूरॉन्स है। ये सिग्नल आपके जाता है आपके ब्रेन तक और फिर आपका ब्रेन रेस्पॉन्ड करता है इन सिग्नल पे, और वो रेस्पॉन्स जाता है ट्रेवल करता है आपके बॉडी पार्ट्स तक एक मोटर न्यूरॉन्स के फॉर्म में। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से हमारे शरीर तक, बाकी शरीर तक जहां भी एक्शन लेने की जरूरत है वहां तक सिग्नल पहुंचाते हैं कि भाई अब ये एक्शन लो। फॉर एग्जाम्पल आप दूध गर्म कर रहे हैं, ठीक है, और दूध गर्म करते करते आपके गलती से आपकी उंगलियां आपके दूध के बर्तन पे टच हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी स्किन जो है वो टच एक सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंस कर लेगा, सेंसरी न्यूरॉन जाएगा आपके ब्रेन तक कि भाई हमने कुछ टच कर दिया है, गलत है ये, और तुरंत आपका दिमाग एक एक्शन भेजेगा, कौन किसके फॉर्म में, मोटर न्यूरॉन्स के फॉर्म में, और वो न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स आपके स्किन तक पहुंचेंगे और इसको कमांड देंगे कि हाथ हटा लो, यहाँ से आपका हाथ जल सकता है, ये खतरा है हमारे लिए। तो यहाँ पर जो ये एक्शन होता है बड़ा ही क्विक होता है, बहुत ही जल्दी होता है, रेस्पॉन्स होता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी एक्शंस लेती है, इस तरह से हमारी पूरी बॉडी में सिग्नलिंग होती है। इन सेंसरी न्यूरॉन की मदद से हमारा ब्रेन समझता है कि क्या एक्शन लेना चाहिए और ये कमांड भेजता है मोटर न्यूरॉन्स के फॉर्म में उस बॉडी पार्ट तक कि ये एक्शन लो। ठीक है, इस तरह से हमारी पूरी बॉडी एक्ट करती है, काम करती है इस सिग्नल्स के रेस्पॉन्स में। तो यहाँ पर जब जब आपकी सोअस मसल पे स्ट्रेस आएगा, जब आपकी सोअस मसल कमजोर होगी, जब आपकी सोअस मसल टाइट होगी, शॉर्टन होगी, छोटी होगी, सिकुड़ जाएगी, तो यह सिग्नल डायरेक्टली जाता है आपके रेप्टिलियन ब्रेन को, और इस सिग्नल के रिस्पांस में रेप्टिलियन ब्रेन क्या करता है, जो हमारा सर्वाइवल ब्रेन है, जो क्राइसिस ब्रेन है, तो यहाँ पर हमारा यह रेप्टिलियन ब्रेन हमारे एड्रेनल ग्लैंड को सिग्नल देता है कि देखो हमारी बॉडी पे खतरा है, हमारी जान पर बनाई है, कुछ एक्शन लो, कुछ हार्मोन रिलीज करो। और जैसे ही हमारा यह एड्रेनल ग्लैंड सिग्नल रिसीव करता है हमारे रेप्टिलियन ब्रेन से, तो हमारा एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, कई सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। जैसे कि हमारा यह एड्रेनल ग्लैंड 3 तरह के मेन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि है पहला एड्रेनालिन, और दूसरा कॉर्टिसोल, और तीसरा एल्डोस्टेरॉन। चलिए पहले इन 3 हार्मोन्स के बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं एड्रेनालिन हार्मोन के बारे में। जब भी हमारे बॉडी में एड्रेनालिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो यह हमारी बॉडी के अंदर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इंड्यूस करता है। कहने का मतलब यह आपको मजबूर करता है कि कुछ एक्शन लो, या तो फिर लड़ो या भागो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन होता है वह फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इंड्यूस करता है हमारे बॉडी में। कोई भी मुसीबत आती है तो उस मुसीबत को देखते ही आपको या तो उससे लड़ने का मन करता है या तो वहाँ से भागने का मन करता है, तो इसी को हम बोलते हैं फ्लाइट और फाइट। तो यह हमारी बॉडी में जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है या फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स हमारे बॉडी में इंड्यूस करता है। तो जब भी आपकी बॉडी में खतरा आता है तो आपको लगता है कि इस खतरे से हमको दूर भाग जाना चाहिए या तो फिर इस खतरे से हमको लड़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही सोअस मसल के ऊपर आपके स्ट्रेस आता है तो आपकी बॉडी में भी यह एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है, और फिर आपको या तो भागने का मन करता है, उस सिचुएशन से भागने का मन करता है, या तो फिर उस सिचुएशन से लड़ने का मन करता है। तो यहाँ पर जब जब आपकी सोअस मसल पे स्ट्रेस आता है, सोअस मसल कमजोर होती है, शॉर्टन होती है, सिकुड़ती है, तो वहाँ पर भी आपके ये सोअस मसल सिग्नल देती है आपके रेप्टिलियन ब्रेन को। रेप्टिलियन ब्रेन से सिग्नल आता है आपके एड्रेनालिन ग्लैंड को, और एड्रेनालिन ग्लैंड इसके रेस्पॉन्स में एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसके कारण आपके बॉडी में फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पर हमको इस फ्लाइट और फाइट को समझना पड़ेगा। फ्लाइट कहने का मतलब भागो, दूर जाओ। तो यहाँ पर जैसे ही जब आप भागते हैं तो भागने का मतलब आपकी बॉडी का मूवमेंट करना है, आपके अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कराना है। और यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी जो सोअस मसल होती है यह हमारे
अपर बॉडी को हमारे लोअर बॉडी के साथ कनेक्ट करती है। जैसे कि आप इस समय इसकी लोकेशन देख पा रहे होंगे, यह हमारे वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट होती है और जाकर इंसर्ट होती है हमारे फीमर बोन के, मतलब हमारे पैर की जो थाई में बोन प्रेजेंट होती है उसके लेसर ट्रोकेंटर पे। जैसे इसके आप इंसर्शन देख रहे हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम को हमारे पैरों से जोड़ती है। और जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सोअस मसल एक मेन मसल होती है जब भी हम वॉकिंग करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, क्योंकि वहां पर हिप फ्लेक्शन इन्वॉल्व होता है और सोअस मसल एक स्ट्रॉन्ग हिप फ्लेक्शन मसल होती है। तो जब भी आपका हिप फ्लेक्शन वाला एक्शन होगा तो वहां पर यह सोअस मसल इन्वॉल्व होती है। तो जैसे ही आपको एक फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स आया और आपने फ्लाइट चुना, आपको भागने का मन किया, आपने बॉडी मूवमेंट की, तो यहां पर आपकी सोअस मसल एंगेज हुई। ठीक है, सोअस मसल हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करती है। सोअस मसल जब भी आपका अपर बॉडी को लोअर बॉडी के साथ कनेक्ट करती है, इसलिए जब भी आप दौड़ते हैं तो वहां पर आपकी सोअस मसल इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह से जब आप दौड़ते हैं, कोई बॉडी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, तो जो आपकी सोअस मसल के ऊपर जो स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो गया है, स्ट्रेस आ गया है, वह रिलीज होता है। आपकी सोअस मसल रिलैक्स होती है। आपके सोअस मसल की जो शॉर्टनिंग हो गई थी, जो छोटी हो गई थी, वो लेंथन होती है, वो स्ट्रेच होती है। तो जब जब आप दौड़ते हैं, आप बॉडी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, तो जो आपकी सोअस मसल टाइट हो गई है वह रिलैक्स हो जाती है, वह स्ट्रेच हो जाती है, जिसके कारण आपके सोअस मसल की वर्किंग अच्छी हो जाती है और इसके रिस्पॉन्स में आपका जो मूड है वो अच्छा हो जाता है, आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप पूरे दिन ऑफिस में बिताया आपने, तो आपका जो दिमाग में एकदम स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, आप अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन आप जिम जाते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, अपनी इस बॉडी को हिलाते डुलाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी बॉडी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, तो आपको अच्छा महसूस होने लगता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी को मूव कराते हैं, तो वहां पर आपकी सोअस मसल इन्वॉल्व हो जाती है। सोअस मसल हर उस एक्शन में इन्वॉल्व हो जाती है जहां पर हिप फ्लेक्शन एक्शन होता है। हिप फ्लेक्शन कहने का सिंपल से मतलब जब आप अपने पैरों को सामने की तरफ उठाते हैं, ऊपर की तरफ, तो उसको हिप फ्लेक्शन बोलते हैं। या फिर आप अपने स्ट्रंग को नीचे की तरफ बेंड करते हैं, तो उसको हम हिप फ्लेक्शन बोलते हैं। तो सारे ऐसे एक्शन जहां पर हिप फ्लेक्शन इन्वॉल्व होता है, तो आपकी सोअस मसल भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व हो जाती है, एंगेज हो जाती है। तो जब जब आपकी सोअस मसल पे काम करेंगे आप, सोअस मसल की वर्किंग आएगी, सोअस मसल पे स्ट्रेच आएगा, तो आपकी जो सोअस मसल है वह रिलैक्स होती है। और जब जब आपकी सोअस मसल रिलैक्स होगी, लूजन होगी, लेंथन होगी, स्ट्रेच होगी, तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपके जान में जान आएगी। अब यहाँ पर एक दूसरा केस समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप पूरे दिन ऑफिस में थे, आपको एकदम स्ट्रेस आ गया, टेंशन हो गया। तो जब आपके बॉडी में स्ट्रेस आता है, जब आप इमोशनल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है आपकी सोअस मसल पे। सोअस मसल क्या होती है, हमारे पूरे बॉडी को बैलेंस करके रखती है, हमारे इस पॉस्चर को इरेक्ट करके रखती है। तो जब जब आपका टेंशन आती है, तो आपका जो ये पॉस्चर होता है अपने आप ढीला हो जाता है, आपके कंधे अपने आप झुक जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी सोअस मसल जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है वह सिकुड़ जाती है, वह शॉर्टन हो जाती है, उस पर स्ट्रेस आता है, जिसके कारण क्या होता है, फिर से वही होगा प्रोसेस। यह सिग्नल जाएगा आपके रेप्टिलियन ब्रेन को, रेप्टिलियन ब्रेन आपको वापस सिग्नल देगा एड्रेनालिन ग्लैंड को। एड्रेनालिन ग्लैंड क्या, एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करेगा, जो कि है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देगा आपके बॉडी में। अब यहाँ पर आपने फाइट चुना, यहाँ पर आपने लड़ना चुना, तो यहाँ पर क्या होगा, आप स्ट्रेस के कारण घर में आए और घर में चिल्लाने लगे। ठीक है, जो चिल्लाता है आदमी, तो उसका क्या स्ट्रेस बाहर होता है। चिल्लाना मतलब एक तरह से लड़ना होता है, किसी को मार रहे हैं तो वो लड़ना हुआ। और आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा, जब आप चिल्लाते हैं, खूब चिल्ला लिए, किसी को 2-3 झापड़ मार लिए, तो फिर उसके थोड़ी देर बाद आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है, आप शांत महसूस करते हैं। सिंपल से बात है, आप ये समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी किसी ने ठोक दी, ठीक है, आप उसको गाड़ी से उतरे, 2 झापड़ मार दिया, तो आपको अच्छा महसूस होगा, है ना, या आपको चिल्ला दिया, 4 गालियाँ दे दिया, तो आपको अच्छा महसूस होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर एड्रेनालिन रश होता है, और जैसे ही उस रश के रिस्पॉन्स पे आपने फाइट चुना, आपने लड़ लिया उससे, तो थोड़ी देर बाद आप शांत हो ही जाते हैं। कोई लड़ाई बहुत देर तक जारी नहीं रहती, थोड़ी देर बाद वो लड़ाई शांत हो जाती है। और क्यों शांत होती है, क्योंकि इस रिस्पॉन्स, इस हार्मोन के रिस्पॉन्स में आपने लड़ा, थोड़ी देर बाद ये रिलैक्स हो जाता है। जब आप लड़ते हैं, जब आप अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालते हैं, जब अपना गुस्सा आप बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो आप हाथ पैर मुठा के या फिर आप चिल्ला के, तो इससे क्या होती है, जो आपकी ये सोअस मसल होती है वह रिलैक्स हो जाती है। और जैसे ये सोअस मसल रिलैक्स हुई, तो फिर से आपके बॉडी बैलेंस हो गई। और जैसे ही आपकी बॉडी बैलेंस होती है, तो आपका माइंड भी शांत हो जाता है, वह भी बैलेंस हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको ये तरीका नहीं अपनाना है अपनी सोअस मसल को रिलैक्स करने का, ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा मारपीट किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन कभी नहीं होता। आपको क्या तरीका अपनाना है, क्या एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, ताकि आपकी यह सोअस मसल रिलैक्स रहे, हमेशा आप इस तरह से हाइपर ना हो जाए। सोअस
सोवस मसल को रिलैक्स करने के लिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे अलग तरीके हैं। मैं इसको वीडियो के में आगे बताऊंगा आपको किस तरह से आपको परफॉर्म करनी है वो चीज़ें। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको यह बता रहा हूँ कि जब जब आपकी सोवस मसल पे स्ट्रेस आता है, वो सिकुड़ती है, वह शॉर्टन होती है, तो उसके रेस्पॉन्स में आप क्या क्या अनचाहे एक्शन परफॉर्म कर देते हैं, जिसका बाद में आपको खुद भी बहुत दुख होता है। अब यहाँ पर एक तीसरा केस आता है। फॉर एग्जांपल आप दिन भर ऑफिस में थे, ऑफिस में मज़ा नहीं आया, पूरा स्ट्रेस आ गया, टेंशन हो गया आपको किसी चीज़ का, तो क्या होता है इसके रिस्पॉन्स में फिर से आपकी सोवस मसल शॉर्टन हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, आपकी सोवस मसल टाइट हो जाएगी। और सोवस मसल पे जैसे स्ट्रेस आता है, उस पर जब वीकनेस आती है तो ये डायरेक्टली आपके रेप्टिलियन ब्रेन को सिग्नल देगी। और जैसे ही आपके एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल मिला आपके रेप्टिलियन ब्रेन से कि कुछ करो, कुछ तकलीफ हो गया भाई, हमारे बॉडी को कुछ करो तुम, तो एड्रिनल ग्लैंड ने क्या, एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज किया। अब वहाँ एड्रेनालिन हार्मोन जैसे ही रिलीज होता है, आपके बॉडी में क्या आता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या मतलब बॉडी मूवमेंट परफॉर्म करना है, भागना है, दौड़ना है, कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, या कुछ एक्शन लेना है, या फाइट या फिर लड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दोनों नहीं किया, ना ही आप कुछ एक्सरसाइज की, ना आप दौड़े, ना आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया, और दूसरा चीज़ ना ही आपने लड़ा, मतलब ना ही फ्लाइट हुआ ना फाइट हुआ। तो इसके रिस्पॉन्स में हमारे एड्रेनालिन ग्लैंड ने कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस किया, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज कराया। यह कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, हमारे जो ब्लड स्ट्रीम में अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो उसको बढ़ा देता है, सर्कुलेटरी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम यह कॉर्टिसोल हार्मोन करता है। और अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है तो यह कॉर्टिसोल आपके ब्लड स्ट्रीम में फ्री फैटी एसिड का सर्कुलेशन बढ़ा देता है, फैट सेल का सर्कुलेशन बढ़ा देता है, ताकि यह वह एक अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्स की तरह काम कर सके। जो भी एनर्जी आपको चाहिए वह फैट से मिले, फैट से सप्लाई करे, तो यह प्रबंध करता है आपका यह कॉर्टिसोल हार्मोन। तो यहाँ पर जो एक बात आपके नोटिस करने वाली है वह यह है कि जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हैं, तो अगर उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में आपने कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब फ्लाइट और फाइट में से दोनों में से कोई एक्शन नहीं है, ना ही आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट किया और ना ही आपने लड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ, तीसरा चीज हुई, आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हुआ। तो जैसे ही आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, तो आपके ब्लड स्ट्रीम में जो फ्री फैटी एसिड है, फैट सेल, उनका सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है, और जब यह यूज नहीं हो पाते तो आपके बॉडी के अंदर फैट सेल एक्यूमुलेट होते हैं, आपके बॉडी में फैट बढ़ता रहता है, आपका जो बॉडी फैट है, बॉडी फैट परसेंटेज है, वह इंक्रीज होता रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जो तोंद इकट्ठी हो जाती है, वह यह इंडिकेट करता है कि आपने अपने स्ट्रेस को सही से मैनेज नहीं किया, उसके स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन आपने नहीं लिया है, इसलिए आपके बॉडी में जो यह तोंद है, फैट सेल है, बॉडी का फैट परसेंटेज है, वो बढ़ता रहता है। और ऐसे लोग जो अपने स्ट्रेस को सही से मैनेज नहीं कर पाते, वो दुखी रहते हैं, वो निराश हो जाते हैं, वो डल हो जाते हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है, जो आपकी इम्यूनिटी होती है वह कमज़ोर होती है, और जैसे ही आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कमज़ोर होती है, तो आपको कई सारी बीमारियां घेरने लगती है, आपको पता भी नहीं चलता कि यह बीमारी हमारे पास कैसे आ गई, यह बीमारी हमारे अंदर कैसे आ गई। तो यहाँ पर एक रिस्पॉन्स यह भी है कि आपने अपने स्ट्रेस को सही से मैनेज नहीं किया, उसके कारण आपके बॉडी में कई सारे हार्मोन रिलीज हुए, जिसके कारण आपको यह दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। तो ये तीसरे केस में जहाँ पर आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, ना ही फ्लाइट हुआ, ना ही फाइट हुआ, ना ही आपने कोई बॉडी मूवमेंट की, ना ही आपने कोई अपना एंगर शो किया, अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाला, तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी अंदर ही अंदर खोखली होती चली जाती है, और नई नई तरह की, अलग अलग तरह की बीमारियां हैं वो आपको घेरती रहती हैं। और आपकी जो यह एक डायरेक्ट इंडिकेशन बता दूं कि आपकी तोंद बड़ी होती रहती है, आपके बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन है वह ज़्यादा होता रहता है। और यहाँ पर जो एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो हमारा यह एड्रेनल ग्लैंड होता है, यह जो तीसरा हार्मोन रिलीज करता है वह होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करता है। तो जब जब आपको स्ट्रेस महसूस होगा, उस स्ट्रेस कारण आपकी जो ये सोवस मसल है वह कॉन्ट्रैक्ट होगी, टाइट हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो इसके रिस्पॉन्स में जो सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन को, रेप्टिलियन ब्रेन को, वो वापस सिग्नल देगा आपके एड्रेनल ग्लैंड को, और इस एड्रेनल ग्लैंड ने जो एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज किया, उसके कारण आपके बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आया, और वो दोनों आपने परफॉर्म नहीं किया। तो तीसरा चीज़ क्या आ जाएगी, वहाँ पर एल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा, और यह क्या करता है, आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर जब यह एल्डोस्टेरॉन आ गया, ज़्यादा अमाउंट में आ गया, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वह भी ऊपर चला जाता है, वह भी ज़्यादा होता रहता है। तो आपने भी देखा होगा जब भी एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है तो आप अपना बीपी चेक करवा लीजिए, वहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखेगा कि आपका ब्लड प्रेशर
बढ़ गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक स्ट्रेस आपकी पूरी बॉडी को किस तरह से दूसरे डायरेक्शन की तरफ ले जाता है, आपकी बॉडी को एक फिट कंडीशन से एक अनफिट कंडीशन की तरफ ले जाता है। और सिंपली यहाँ पर आप अपनी इस psoas मसल को स्ट्रेंथन करके, इसको रिलैक्स करके इन सारी कंडीशन से बच सकते हैं, इस स्ट्रेस से बच सकते हैं, अपनी लाइफ को एकदम आराम से रिलैक्स पीसफुल बना सकते हैं। क्योंकि psoas मसल ऐसी मसल होती है जिसमें अगर स्ट्रेस आया तो ये आपकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करती है, ये आपके एड्रेनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करती है, जिसके कारण जो कई सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स में आपने सही से चीज़ें परफॉर्म नहीं की तो आपकी बॉडी को या अंदर ही अंदर ये डिस्टर्ब करती है, आपके इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रही है, आपके बॉडी में फैट परसेंटेज को बढ़ा रही है। तो इस तरह से क्या होता है, आपका शरीर भी अंदर से खोखला होता जाता है और बाहर का जो शेप है, बॉडी शेप है, जो आपका फिजिक है, वह भी डिस्टर्ब होता जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर psoas मसल पे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, वो कमज़ोर हो गई है, वो शॉर्टन हो गई है, तो जितना वो और कमज़ोर होती चली जाएगी, जितना वो और टाइट होती चली जाएगी, जितना और वो शॉर्टन होती चली जाएगी, उतना ही ज़्यादा प्रेशर आपको एड्रेनल ग्लैंड को झेलना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपके एड्रेनल ग्लैंड को, जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा काम करने के कारण आपका जो वो एड्रेनल ग्लैंड होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, उसकी भी क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। भाई एक चीज़ से कितना काम कराओगे आप, है ना। तो जितना आप ज़्यादा काम कराते हो उस चीज़ से, उतना ही वो एग्जॉस्ट होता रहता है, उसकी उतनी ही जो उसकी ताकत है और फंक्शनिंग है वो कम होती रहती है। और जो डेली लाइफ में आप स्ट्रेस से गुजरते हो, फॉर एग्जांपल कि किसी ने कुछ बोल दिया, आपने कुछ सुन लिया, या मान लो बच्चे की बस नहीं आई है, आपकी कार ख़राब हो गई, आपका काम ठीक से नहीं हो रहा, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपके ये चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, तो जितना ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे शेर होते हैं, जैसे आप शेर के सामने आते तो एक फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स होता है ना, तो ये जो छोटे छोटे शेर है ना, जो स्ट्रेस के फॉर्म में आपके डेली लाइफ में आते हैं, यह भी आपकी बॉडी में सेम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। और इन दोनों में अगर फ्लाइट भी नहीं किया आपने, फाइट भी नहीं किया, तो इसके रिस्पॉन्स में तीसरा रिस्पॉन्स आएगा, चौथा रिस्पॉन्स आएगा, मतलब आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा, आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर जाएगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर होती चली जाएगी और आपको कई सारी बीमारियां घेरने लगती हैं। तो यहाँ पर इन छोटे छोटे जो स्ट्रेस हैं, इनको मैनेज करने के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि आप अपनी psoas मसल को स्ट्रेंथन करें, अपनी psoas मसल को रिलैक्स करें, इसको मजबूत बनाएं, ताकि जो रिस्पॉन्स होता है पूरा वो अच्छा हो जाए। इसलिए इस psoas मसल को हम मसल ऑफ द सोल बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है और ये इतने सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है। अगर इस पर थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया, थोड़ा सा भी इसके फंक्शनिंग को डिस्टर्बेंस हुआ, थोड़ा सा भी इसकी शॉर्टनिंग हुई, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ सकता है। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा हो कि भाई हमारी psoas मसल पे कैसे स्ट्रेस आता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चेयर में बैठे रहते हैं तो भी वहाँ पर जब आप बैठते हैं चेयर में, तो आपकी जो psoas मसल होती है वह शॉर्टन हो जाती है, और जैसे जैसे आप बहुत देर तक चेयर में बैठे रह जाते हैं तो जब आपकी शॉर्टन मसल होती है वो टाइट हो जाती है, और जैसे ही आपकी यह psoas मसल टाइट होगी तो यह फिर सिग्नल भेजने लगेगी आपकी रेप्टिलियन ब्रेन को कि देखो हमारे बॉडी पे खतरा आ रहा है, हमारे ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, कुछ करो। और फिर उसके रिस्पॉन्स में फिर से ये एड्रेनल ग्लैंड सिग्नल देगा कि भाई काम चालू करो, कुछ हार्मोन रिलीज करो, ताकि हमारी बॉडी एक्शन ले सके, उसके रिस्पॉन्स में एक्शन ले सके। और उस एक्शन को आपने नहीं लिया तो जो दुनिया भर की बीमारियां आपको हो सकती है वो मैंने आपको बताया। अभी तक यहाँ तक वीडियो देखने के बाद शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या केवल यह psoas मसल ही हमारे बॉडी में ऐसी मसल होती है जो हमारे इस रेप्टिलियन ब्रेन, जो कि सबसे ओल्डेस्ट सेक्शन है हमारे ब्रेन का, जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, उससे कनेक्टेड होती है, जो मैंने अभी तक फंक्शंस बताए, क्या सिर्फ केवल psoas मसल ही ऐसी मसल होती है जो ये सारे फंक्शंस, जो ये इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जो इससे रिलेटेड डिसीजेज है, जो इससे रिलेटेड हार्मोन्स है, वो सारे परफॉर्म होते हैं हमारे बॉडी के अंदर? क्या सिर्फ केवल psoas मसल ही होती है या कोई और भी मसल होती है हमारे बॉडी के अंदर? तो इस क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है हमारी इस psoas मसल और हमारे नर्वस सिस्टम की स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन पे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम की स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड कौन सा सेक्शन होता है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से ही हमारी बहुत सारी अलग अलग, यहाँ पर 31 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं, वो बाहर निकलती हैं इस स्पाइनल कॉर्ड से, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, और यही नर्व्स हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई होती हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन को, यह लगभग 18 इंच की होती है, 18 इंचेस की यह स्पाइनल कॉर्ड होती है। यह ओरिजिनेट होती है हमारे ब्रेन के निचले हिस्से से और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से यह मूव करती है और यह जाके खत्म होती है। जो लास्ट एंड होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड का, वह होता है L2 वर्टिब्रे, और हमारे इस वर्टिब्रल कॉलम के इसी रीजन से हमारी psoas मसल भी ओरिजिनेट होती है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में, जहां पर हमने psoas मसल के ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में बात की थी, कि हमारी जो psoas मसल होती है वह हमारे वर्टिब्रल कॉलम की
TH12 वर्टिब्रे से लेकर L5 वर्टिब्रे से ओरिजिनेट होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी सोअस मसल होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम की थोरासिक वर्टिब्रे की 12वीं नंबर की वर्टिब्रे से लेकर हमारे लंबर की 5वीं वर्टिब्रे से ओरिजिनेट होती है। इन सारे अलग अलग जो वर्टिब्रे मैंने मेंशन किए हैं उनसे हमारी सोअस मसल ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का एंड पॉइंट होता है वह होता है L2 वर्टिब्रे, और वहीं जो हमारी सोअस मसल का ओरिजिन पॉइंट होता है वह होता है TH12 से लेकर L5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी यह स्पाइनल कॉर्ड है इसका जो एंड पॉइंट है वो एग्जैक्टली सेंटर पे आता है, बीच में आता है हमारे सोअस मसल के ओरिजिन पॉइंट के। तो इस तरह से इस वजह से हमारी जो यह सोअस मसल होती है सबसे सेंसिटिव होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। जो भी सिग्नलिंग होती है हमारे सोअस मसल की वो सबसे तुरंत क्विकली फास्ट पहुंचती है हमारे रेप्टिलियन ब्रेन में, जो सबसे करीब प्रेजेंट होता है, जो सबसे अंदर प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के सेक्शंस में। तो इसलिए जब भी आपकी सोअस मसल पे स्ट्रेस आता है, ये कमजोर होती है या वीक होती है या टाइट होती है या शॉर्टन होती है, तो इस चीज का डायरेक्ट पता चल जाता है आपके रेप्टिलियन ब्रेन को, क्योंकि यहाँ एक मैसेज के थ्रू, एक सिग्नल के थ्रू ये डायरेक्टली आपके ब्रेन के सबसे अंदर वाले हिस्से में रेप्टिलियन पार्ट तक पहुंच जाता है। क्योंकि हमारी सोअस मसल हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जो लास्ट पॉइंट होता है, जो एंड पॉइंट होता है, उसके सबसे करीब प्रेजेंट होती है। और जैसे कि आप यहाँ पर यह भी जानते होंगे जो हमारी यह सोअस मसल होती है यह हमारे बॉडी की सबसे डीपेस्ट कोर मसल होती है। कहने का मतलब हमारे बॉडी में सबसे अंदर जो मसल प्रेजेंट होती है वह होती है सोअस। हमारी सोअस मसल हमारे इस वर्टिब्रल कॉलम से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है, इसलिए कोई भी सिग्नल डायरेक्टली और सबसे जल्दी हमारे ब्रेन तक पहुंचा देती है। इसलिए हम इसको मैसेंजर ऑफ द कोर भी बोलते हैं। इसलिए भी हमारी इस सोअस मसल में थोड़ी सी भी हलचल, थोड़ी सी भी गड़बड़ी, थोड़ा सा भी स्ट्रेस आपके दिमाग में हलचल पैदा कर सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो हमारी यह सोअस मसल की लोकेशन होती है यह हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो किडनी होती है हमारे इस सोअस मसल के ऊपर रखी हुई होती है, बैठी हुई होती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख सकते हैं जो हमारी किडनीज होती हैं वो हमारे सोअस मसल के जस्ट ऊपर रखी हुई होती हैं, बैठी हुई होती है। इनकी लोकेशन ऐसी होती है कि ये हमारे सोअस मसल के ऊपर रेस्ट करती हैं। और अगर सोअस मसल की लोकेशन डिस्टर्ब होती है या अगर सोअस मसल कमजोर होती है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, शॉर्टन हो जाती है, तो ये आपकी किडनी की जो लोकेशन है उसको भी डिस्टर्ब कर देती है। और जब आपकी किडनी की लोकेशन डिस्टर्ब होती है तो किडनी की फंक्शनैलिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। और जैसे कि आप जानते हैं जो हमारी किडनी होती है हमारे बॉडी का एक वाइटल ऑर्गन होता है, यह हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड को फिल्टर कहने का मतलब कि हमारे ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर निकालता है, जैसे कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गए उनको बाहर निकालता है, यूरिया को बाहर निकालता है, यूरिक एसिड को बाहर निकालता है, ताकि जो ब्लड हमारे शरीर में बह रहा है वह प्योर हो सके, सेफ हो सके, साफ हो सके। और साथ ही साथ हमारी किडनी हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है, यह हमारे बॉडी में एसिड बेस को बैलेंस करती है। एसिड बेस कहने का सिंपल से मतलब है अगर आपका जो ब्लड का जो पीएच होता है अगर वह ज्यादा एसिडिक हो गया तो आपको शरीर में बहुत सारी बीमारियां आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हमारे जो ब्लड का पीएच होता है वह होता है 7.35 से लेकर 7.45। इस अगर पीएच में अगर आपका ब्लड रहता है तो आपको कोई भी बीमारियां नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती, आपके बॉडी में टॉक्सिक इकट्ठा नहीं होते। जो भी ट्यूमर हो गए, जैसे कैंसर सेल्स हो गए, ये सब आपके शरीर में होने के चांसेस नील के बराबर हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। अगर आप अपने ब्लड पीएच को इसकी नॉर्मल रेंज जो कि है 7.35 टू 7.45 अगर आप इसके बीच में रखते हैं तो आपको कोई भी बीमारियां नहीं होती हैं। यह एक फैक्ट है और यह प्रूवन रिसर्च है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपका ब्लड पीएच इस रेंज पे रहा तो आपको कोई भी बीमारियां नहीं होती, इवन कैंसर भी आपको नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सिंपली आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी जो सोअस मसल है वह शॉर्टन हो गई या कमजोर हो गई या वीक हो गई तो सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाती है तो जो आपकी किडनी हमारी सोअस मसल के ऊपर बैठी है वह नीचे आ जाती है, खिसक जाती है, अपनी लोकेशन से डिस्टर्ब हो जाती है। और जैसे ही यह होगा, आपकी किडनी की जो लोकेशन है वह डिस्टर्ब होती है तो आपको बहुत सारी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और जो किडनी फंक्शन करती है वह सारे फंक्शन भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। और हमारी जो यह सोअस मसल होती है यह हमारे डायफ्राम मसल के साथ भी कनेक्टेड होती है, फेशिया लिगामेंट जैसे कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से, जिसके कारण क्या होता है जब भी आप सांस लेते हैं तो आपकी जो सोअस मसल है वह भी एंगेज हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, जो डायफ्राम होता है हमारे अंदर वो क्या करता है, जब भी आप सांस लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो रिलैक्स होता है। सिंपली क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये एक वैक्यूम क्रिएट करता है, जिसके कारण जो एयर है वो हमारे लंग्स में भरती है, और जब ये रिलैक्स होता है तो जो एयर हमारे लंग्स में है वह बाहर निकलती है। तो इस तरह का प्रोसेस होता है और यह डायफ्राम जुड़ा हुआ होता है हमारे सोअस मसल के साथ कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से, फेशिया की मदद
से, जिसके कारण यह आपस में लिंकअप होता है। आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप डरते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में आती है, और जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में आती है तो जो आपकी यह सोवस मसल होती है वह कॉन्ट्रैक्ट होती है, वह शॉर्टन होती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारी डायफ्राम है वो हमारे सोवस से कनेक्टेड है लिगामेंट के थ्रू, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू, फेशिया के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हमारी सोवस मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, सिकुड़ी, तो क्या की हुई, इसने अपने डायफ्राम को भी खींच लिया अपने साथ, और जब डायफ्राम को खींचती है तो क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसके कारण आप गहरी सांसें लेते हैं, धीमी सांसें लेते हैं। तो यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं कि जब भी आप डरते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपकी जो सांसें हैं वह भी धीमी हो जाती हैं, गहरी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सोवस मसल कितने सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, और इसका स्ट्रेस में आना हमारे बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग को कैसे अफेक्ट करता है। तो यहाँ तक जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी वह जुड़ी हुई थी हमारे हेल्थ से, हमारे फिटनेस से, हमारे इस मेडिकल फील्ड से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। कहने का मतलब ये हमारे बॉडी से जुड़ी हुई थी। हमारी बॉडी क्या होती है, एक मटीरियलिस्टिक थिंग, हमारी बॉडी एक मास है, ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, जो मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं। कहने का मतलब हम अब एनर्जीज के बारे में बात करेंगे कि एनर्जीज से क्या होता है हमारे इस सोवस मसल को। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें प्रेजेंट हैं, पहली एनर्जी और दूसरी मास, ठीक है। सिर्फ एनर्जी और मास ही है इस यूनिवर्स में, और तीसरा कोई चीज़ नहीं है। और जैसे कि हमारे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, पर्सन ऑफ द सेंचुरी, ने प्रूव किया है कि जो एनर्जी होती है और जो मास होता है यह आपस में इंटरचेंजेबल है। कहने का मतलब जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे कहने का मतलब ये जो एनर्जी है और ये जो मास है ये दोनों सेम चीज है, लेकिन दो डिफरेंट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जो सन से आपको लाइट मिल रही है, जो सूर्य से आपको किरणें मिल रही होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहने का मतलब एक रेडिएंट एनर्जी का फॉर्म होती है, और इस एनर्जी कौन यूज कर रहा है, प्लांट यूज कर रहे हैं। क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, प्लांट जो सब्जियां भाजियां उगाते हैं इसको क्या करते हैं, ये पार्टिकल है, ठीक है। और इन पार्टिकल को जब हम खाते हैं, इन सब्जियों भाजियों को जब हम खाते हैं तो हमको क्या मिलती है, एनर्जी। सो इस सिंपल से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीज है, मास और एनर्जी। सो वीडियो में आगे हम जानेंगे किस तरह से इस एनर्जी से हमारी या सोवस मसल जुड़ी हुई रहती है, कनेक्टेड रहती है। तो यहाँ पर जो लोग थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं मेडिटेशन फील्ड का, योगा फील्ड का या स्पिरिचुअलिटी फील्ड का, तो उन लोग को पता होगा कि हमारे बॉडी में 7 चक्र प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम 7 व्हील्स बोलते हैं। यह हमारे बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये चक्र क्या होता है, मेनली एक एनर्जी का सोर्स होते हैं, एक एनर्जी का सेंटर होते हैं, और हमको इन 7 चक्र को बैलेंस करके रखना पड़ता है। हमको इन एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करके रखना पड़ता है ताकि हमारी जो मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे। तो यहाँ पर अगर आप हमारी सोवस मसल को देख रहे हैं तो जैसे कि आप जानते हैं जो हमारी ये सोवस मसल होती है ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट होती है और हमारे थाई बोन के लेसर ट्रोकेंटर पर जाकर इंसर्ट होती है। तो यहाँ पर अगर आप हमारी सोवस मसल की लोकेशन को कंपेयर करेंगे हमारे इन 7 चक्रों की लोकेशन से, तो आप देख पा रहे होंगे जो शुरू के 3 चक्र होते हैं उनसे हमारी सोवस मसल की लोकेशन कोइंसाइड करती है, मिलती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो सोवस मसल की लोकेशन होती है वह हमारे शुरू के 3 चक्रों की लोकेशन के साथ मैच करती है। हमारे सोवस मसल के अंदर शुरू के जो 3 चक्र होते हैं वो आ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे शुरू के 3 चक्र की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो यह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो हमारे यह बॉडी के अंदर एनर्जी का रिसाव करते हैं, उनसे हमारी यह सोवस मसल रिलेटेड होती है, अफेक्टेड होती है। और खास तौर से यहाँ पर हमारे इन 7 चक्रों में से जो तीसरा चक्र है जिसको हम बोलते हैं सोलर प्लेक्सर चक्र, हिंदी में इसको मणिपुर चक्र बोलते हैं, तो इस चक्र से जो हमारी सोवस मसल की लोकेशन होती है वह एग्जैक्टली कोइंसाइड करती है, एग्जैक्टली मिलती है। तो यहाँ पर जो इस तीसरे चक्र की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वह हूबहू वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि किस तरह से हमारी सोवस मसल एक्ट करती है हमारे रेप्टिलियन ब्रेन से। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हमारी सोवस मसल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है और किस तरह से ये हमारे रेप्टिलियन ब्रेन को सिग्नल देती है, और इसके रेस्पॉन्स में, इस सिग्नल के रेस्पॉन्स में किस तरह से हमारे यह रेप्टिलियन ब्रेन एक्शन लेता है, तो वही सेम चीजें इस चक्र से भी आपको मिलती है। यहाँ पर आपको वो गट फीलिंग, वो एक फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स मिलता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। आपके डिसीजन जो होते हैं वही आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, सेल्फ स्टीम बढ़ाते हैं, आपके अंदर एक जुनून देते हैं कुछ करने का। यह मणिपुर चक्र आपके पैशन को एक्सप्रेस करता है, आपकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करता है, आपकी विल पावर आप में कितनी है वो उस चीज को एक्सप्रेस करता
करता है। तो यहाँ पर आपकी जो सोअस मसल है, जो इस चक्र, इस मणिपुर चक्र के सबसे करीब प्रेजेंट है, अगर वह कमजोर हो गई, वीक हो गई, शॉर्टन हो गई या सिकुड़ गई, तो यहाँ पर आपका जो ये चक्र है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। और जब ये चक्र डिसबैलेंस हो जाएगा तो इससे जुड़े जो फंक्शंस हैं वह भी डिसबैलेंस हो जाएंगे। जो ये चीजें एमिट करता है, जो ये एनर्जीज हमारे बॉडी में एमिट करता है, जिसके कारण जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो हमारा सेल्फ स्टीम है, जो हमारी विल पावर जो बढ़ती थी वह भी डिसबैलेंस हो जाएगी, वह भी आपके अंदर धीरे धीरे कम होती रहेगी। हमारा जुनून, हमारा पैशन, हमारी जो एक गट फीलिंग है वह भी नीचे आती रहेगी। तो सिंपली यहाँ पर अगर आपकी यह सोअस मसल डिस्टर्ब हो रही है, स्ट्रेस में आ रही है, वह सिकुड़ रही है, वह शॉर्टन हो रही है, तो आपका जो यह तीसरा चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र, यह भी जो अपनी एनर्जीज एमिट करता है हमारी बॉडी के अंदर, वह एमिट करना धीरे धीरे कम कर देगा। चलिए इसका मैं एक प्रैक्टिकल डेमो आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप इस तरह से पोजीशन में रहते हैं, इरेक्ट पोस्चर में रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, सीना तान के खड़े रहते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो सोअस मसल होती है यह भी तनी हुई रहती है, यह भी एक स्ट्रेच फॉर्म में रहती है। जितनी इसकी लेंथ है उतनी लेंथ में यह बरकरार रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है, आप जब इस पोस्चर में रहते हैं, जब आप इस तरह से रहते हैं, तो आपको एक अजब सा कॉन्फिडेंस मिलता है, एक अलग सा आपको सेल्फ स्टीम रहता है, आपके अंदर एक अलग से विल पावर आती है, जुनून आती है किसी भी काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप खुद भी अभी अगर आप बैठे हैं, लेटे हैं, तो आप खड़े हो जाइए और सीना तान के खड़े हो जाइए और अपने आप को थोड़ा सा ऊपर देखिए, जो आपका ये आई लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर देखिए, और इस पोजीशन पे आप कोई भी निगेटिव थॉट नहीं सोच सकते हैं। चाहे तो आप इसको आजमा के देख लीजिए। तो यहाँ पर जब आप इस तरह से सीना तान के रखते हैं, अपनी नज़रों को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखते हैं, तो ये एक ऐसा पोस्चर होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आप कोई भी निगेटिव थॉट अपने दिमाग के अंदर नहीं ला सकते। कोई भी निगेटिविटी, कोई भी निगेटिव वाइब्स, कोई भी ऐसे थॉट जो आपके विल पावर को कमज़ोर करें, जो आपके कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करें, वो थॉट आपके दिमाग के अंदर नहीं आते। चाहे तो आप इसको आजमा के देख लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि आप तुरंत इस वीडियो को अभी भी पॉज करो, रोक दो और तुरंत इस चीज़ को ट्राई करो। आप सीधा तान के खड़े हो जाइए, थोड़ा सा इस लेवल से ऊपर देखिए और आप महसूस करिए कि कैसा आप महसूस कर रहे हैं, आप कितना कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर आपके कोई भी निगेटिव थॉट आपके दिमाग में एंटर नहीं होगा। चाहे तो आप इसको सोच के देख लीजिए और ये परफॉर्म करने के बाद आप कैसा फील करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं और आपने क्या ऑब्जर्व किया वो मुझे कमेंट करके बताइए। और सिंपली यहाँ पर होता क्या है, जब आप इस तरह से इरेक्ट पोस्चर पे आते हैं, एक सीना तान के रहते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो सोअस मसल होती है वह एंगेज हो जाती है, वह एक्टिवेट हो जाती है। और जब यह एक्टिवेट होती है तो जो हमारा ये चक्र है यह भी अपनी एनर्जीज को एमिट करता है और उस एनर्जी से हमको क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, सेल्फ स्टीम मिलती है, जो हमारा जुनून है वह जागता है, कुछ करने का जज्बा पैदा होता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको जरूर ट्राई करो और अभी ट्राई करो, आपको यहाँ पर इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हमारे बॉडी के सातों चक्र होते हैं, ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे एक्ट करते हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा पहला चक्र होता है, द रूट चक्र, इसको हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। इसका मेन काम होता है हमारे माइंड, बॉडी, सोल को अर्थ से कनेक्ट करना। कहने का मतलब हमें जमीन से जोड़ना, हमारे अंदर एक ट्रस्ट पैदा करना। यहाँ पर जो दूसरा चक्र है वह है द सैक्रल चक्र, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। यह मेनली हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल होती है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम होता है जो एक इमोशंस पैदा करता है, या अपोजिट सेक्स की तरफ हमको एक अट्रैक्शन पैदा करता है, या क्रिएटिविटी को दर्शाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो बच्चे पैदा करना मतलब एक सबसे क्रिएटिव काम होता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक नया जीवन ला रहे हैं, इसलिए इसको एक क्रिएटिविटी का चक्र भी बोलते हैं। तीसरा चक्र आता है द प्लेक्सस चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। यह क्या करता है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है, एक सेल्फ स्टीम देता है, एक विल पावर को बढ़ाता है, हमारी गट फीलिंग को बढ़ाता है, हमारी जो एक बुद्धिमत्ता होती है, जो विजडम होती है, उसको इंक्रीज करता है। चौथा चक्र आता है द हार्ट चक्र, जिसको हम अनहद चक्र भी बोलते हैं। यह मेनली लव, कंपैशन, इमोशन जैसी फीलिंग को कंट्रोल करता है। पांचवा चक्र आता है द थॉट चक्र, जिसको हम विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं। यह मेनली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी होंगी वो डिपेंड करता है कि आपके ये चक्र में जो एनर्जी है वो कितनी है, वो एनर्जी कितनी अच्छे से एमिट हो रही है, आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप दूसरों से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपने विचारों को, अपने थॉट प्रोसेस को कैसे दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं, यह चक्र हमको देता है। छठवां चक्र आता है द थर्ड आई चक्र, जिसको हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। यह मेनली अवेयरनेस को दर्शाता है। कहने का मतलब हम अपने बारे में कितना जानते हैं, हम अपनी खूबियों के बारे में कितना जानते हैं, हम अपनी कमियों के बारे में कितना जानते हैं, हम इसको कैसे यूज करते हैं, इस चक्र की एनर्जीज हमें देती हैं। और सातवां और लास्ट चक्र आता है द क्राउन चक्र, जिसको हम सहस्त्रार बोलते हैं। यह मेनली हमारे हेड में प्रेजेंट होता है, यह रिप्रेजेंट करता है कि हम भगवान से कितने जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बताई हमारे बॉडी में जो ये 7 चक्र प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। और यहाँ पर एक और खास चीज जो इन 7 चक्र के बारे में है कि इन हर चक्र के जो एक रंग होता है, जो इनका कलर होता है वह अलग अलग होता है, और इनका जो कलर होता है वह
हमारा जो रेनबो होता है जिस तरह से विबग्योर कलर में जिस ऑर्डर में होता है ना, उसी तरह का हमारे इन चक्रों का ऑर्डर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरह के रेनबो के कलर होते हैं तो सेम उसी तरह के हमारे ये एनर्जी चक्र होते हैं। जैसे कि आप नज़र डालिए, जो पहला चक्र है वह रेड कलर का है, दूसरा है वह ऑरेंज कलर का है, तीसरा है येलो कलर का, चौथा है ग्रीन कलर का, पांचवा है ब्लू कलर का, छठवा है इंडिको कलर का और जो सातवां है वह है वॉयलेट कलर का। तो यह जो एक ऑर्डर हुआ यह वह विबग्योर, ठीक है। विबग्योर क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे रेनबोज के कलर के ऑर्डर को। तो सेम इसी तरह के ऑर्डर के कलर्स होते हैं। सो यह तो था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमारे बॉडी में जो सातों चक्र प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर जो इन सातों चक्र में से जो शुरू के 3 चक्र, इन चक्रों से जो एनर्जी रेडिएट होती है, एमिट होती है, उनसे हमारी सोवस मसल की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। जिस तरह से हमारी सोवस मसल की लोकेशन हमारे इस शरीर को बैलेंस करके रखती है, उसी तरह से जो सोवस मसल की और भी फंक्शनिंग है हमारे माइंड बॉडी इंटेलेक्ट को भी बैलेंस करती है। इसलिए हमारी इस सोवस मसल को मसल ऑफ द सोल बोलते हैं। सो यहाँ पर मेश और आपको क्या करना है कि हमारी इस सोवस मसल को हमेशा अच्छा रखना है, इसको स्ट्रेंथन करके रखना है, इसको पावरफुल बना के रखना है, ताकि आपको जो ये टोटल मैंने सारी चीजें बताई हैं इनसे रिलेटेड कभी भी कोई दिक्कत ना हो। और हमारी इस सोवस मसल को कैसे हम ट्रेन करें, कैसे हम इसको स्ट्रेंथन करें, कौन कौन सी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करें ताकि हमारी इस सोवस मसल की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी मेंटेन रह सके, इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। सो मेक श्योर उस वीडियो का इंतजार करिए। यहाँ पर आप जो सबसे सिंपल तरीका परफॉर्म कर सकते हैं वह यह है कि आप हमेशा पालथी मार के बैठे। कहने का मतलब जो आप पोज देख पा रहे होंगे इस तरह के पोज में आप बैठा करें। इससे क्या होता है, जो आपकी यह सोवस मसल होती है, जो आपके यह हिप फ्लेक्सर है, यह ओपन होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी यह सोवस मसल की लेंथ है उस लेंथ पे यह बरकरार रहती है अगर आप इस पोज में बैठते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से पालथी मार कर बड़े आराम से बैठते हैं तो आपके जो पैर की पोजिशनिंग है वो बाहर की तरफ होती है। और जब आपकी पैर की पोजिशनिंग बाहर की तरफ होती है तो जो हमारी सोवस मसल की लेंथ है यह उसी लेंथ पे मेंटेन रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सोवस मसल स्ट्रेच होती है। और जब जब आपकी सोवस मसल स्ट्रेच पोजीशन में रहेगी और आप यहाँ पर बैठेंगे तो आपकी जो सोवस मसल होती है वह रिलैक्स होगी, या टाइटन नहीं होगी, या सिकुड़ेगी नहीं। यह हमेशा जितनी इसकी लेंथ है उतनी लेंथ में मेंटेन रहेगी। और अगर आपकी यह लेंथ मेंटेन रही तो आपको सोवस मसल से रिलेटेड कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। आजकल की जो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चेयर में बैठते हैं, बहुत देर तक चेयर में बैठते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, या खाना भी खाते हैं तो चेयर में बैठ कर खाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी सोवस मसल है इसकी शॉर्टनिंग हो जाती है। यहाँ पर जब आप इस तरह से चेयर में बैठते हैं तो आपकी जो सोवस मसल होती है ये अपने पूरे लेंथ में स्ट्रेच नहीं रहती। और जब यह पूरे लेंथ में स्ट्रेच नहीं रहती तो ये सिकुड़ जाती है, ये शॉर्टन हो जाती है। और जब जब ये शॉर्टन होगी तो ये टाइट हो जाएगी। और अगर आपकी ये सोवस मसल टाइट होगी तो आपको ये बहुत सारी तकलीफ देने वाली है। जैसे कि आपको बैक पेन होगा, खासतौर से लोअर बैक पेन होगा, आपको पेल्विक फ्लोर मसल्स में पेन होगा, आपके थाई के सामने वाले हिस्से में आपको पेन हो सकता है, आपको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ पर आप अपने लाइफस्टाइल में एक छोटा सा चेंज करके कि कुर्सी में बैठने की जो आदत है उसको कम करिए और पालथी मार के आराम से बैठने की आदत को बढ़ाइए। इस छोटी सी आदत को अपना के आप अपनी सोवस मसल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं और इससे होने वाली तकलीफों से बच सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि अगर आप अपनी इस सोवस मसल को हमेशा अच्छा रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि इस सोवस मसल से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो मेक श्योर आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाइए, एक्टिव रहिए। आप मॉर्निंग वॉक करिए, आप साइकिलिंग करिए, आप जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, वेट ट्रेनिंग करिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, इस शरीर से मेहनत करवाइए जिससे हमेशा आपका यह फिजिक बढ़िया और बेहतरीन रहे। और आपकी इस फिटनेस जर्नी में आपको हेल्प करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक बॉडी गोल है, जैसे कि फैट लॉस करना है, एब्स बनाना है, मसल गेन करना है, वेट गेन करना है, तो मेरे बहुत सारे प्रोग्राम है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां से इसको डाउनलोड करिए और इसे अपने ऊपर अप्लाई करिए और एक बेहतरीन फिजिक बनाइए। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं यहाँ पर जानता हूँ वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगर आप मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको मैं दिल से शुक्रिया बोलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।